अब तक तुमने देख लिया होगा कि दिल्ली स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और ये रिजल्ट सच में हिस्टोरिक हैं। लगातार 3 बार पहले इलेक्शन जीत चुके आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन बुरी तरह से हार गई और बीजेपी को एक कंफर्टेबल मेजोरिटी मिली है। पीएम मोदी ने भी इस जीत पे ट्वीट किया जो तुम्हें इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है। 70 में से बीजेपी को 48 सीटें आ रही है। मेजोरिटी मार्क 36 का होता है तो ये उससे ऊपर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है। आम आदमी पार्टी को लगभग 22 सीटें आ रही है और कांग्रेस इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उनकी जीत उनके बढ़ते वोट शेयर में है और आम आदमी पार्टी के हारने में है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए मेजर न्यूज यही है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली आम आदमी पार्टी, जिसने तेजी से अपना राइज देखा था, वो पार्टी आज उतनी ही तेजी से अपना डाउनफॉल भी देख रही है। और इन इलेक्शन रिजल्ट्स ने केवल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को खत्म नहीं किया दिल्ली में से, बल्कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को भी बिल्कुल डेसिमेट कर दिया है। ये हार अरविंद केजरीवाल के लिए पर्सनली ह्यूमिलिएटिंग इसलिए है क्योंकि वो केवल मेजोरिटी नहीं हारा बल्कि अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हार गया। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यहाँ पे डेसिमेट हुई है, तो केवल अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया और बाकी भी कई टॉप लीडर्स अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाए। यही वो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर हैं जिनसे ये पार्टी बनती है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी बनती है। और जब ये टॉप लीडर्स अपनी मेजोरिटी छोड़ो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं बचा पा रहे, तो तुम्हें दिखता है कि ये इस आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी का कोलैप्स है। ये दिल्ली की पब्लिक है जो केवल आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट नहीं कर रही बल्कि उसकी टॉप लीडरशिप को, विशेषकर अरविंद केजरीवाल तक को पर्सनली रिजेक्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स की भी बात कर लेते हैं, जिसकी मैंने तुम्हें बताया अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट से हार चुका है। वो सीट है न्यू दिल्ली की। इस सीट पे जिस बीजेपी के परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उसी परवेश वर्मा को बीजेपी के एक फैक्शन द्वारा दिल्ली के भविष्य के सीएम के रूप में देखा जाता है। तो हो सकता है यही तुम्हारा भविष्य का सीएम हो। केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर आम आदमी पार्टी में जो है वो है मनीष सिसोदिया। वो भी अपनी खुद की जंगपुरा सीट से हार चुका है। इन दो के अलावा सितेंद्र जैन भी है, सौरभ भारद्वाज भी है, वो भी अपनी सीट पे हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप में से इस समय केवल आतिशी मारलीना ही है जो अपनी सीट को बचा पाई है। इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही कैंपेन जब चल रहे थे, उसी समय केजरीवाल तुम्हें हद से ज्यादा डेस्परेट दिख रहा था। तुम्हें समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है जो पहले इलेक्शंस में हुआ करता था। इसके बारे में मैंने पहले बात भी की थी कि केजरीवाल ने किस प्रकार के डेस्परेट क्लेम्स करने शुरू कर दिए थे हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने यमुना में जहर मिला दिया है, जहर देना चाहते हैं पूरी दिल्ली को। इसे वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का विषय बनाना चाहता था कि देखो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसने पूरी दिल्ली को जहर देने की योजना बनाई थी, यानी कि करोड़ों लोगों का मास जेनोसाइड करने की योजना बनाई थी, जो कि अपने आप में पागलों वाला क्लेम है। इतना बड़ा क्लेम करने के बाद या तो कोई उसे प्रूव करे या फिर जेल में जाए। ये दो ही चीजें होती हैं दुनिया भर के सारे देशों में, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे राजनीति में ऐसा कोई एक्शन होने वाला है। मैं कुछ देर पहले न्यूज चैनल्स पे भी एनालिसिस देख रहा था और मुझे वहीं से पता चला कि दिल्ली में 13 सीट्स ऐसी है जहाँ पे 15% या उससे अधिक वोटर्स हरियाणवी हैं। इनमें से 11 सीट्स पे बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी हारी है। तो तुम खुद अनुमान लगा लो। इस प्रकार के वाइल्ड क्लेम करना कि पूरी दिल्ली का जेनोसाइड करने का ट्राई किया जा रहा है हरियाणा की सरकार के द्वारा, इस प्रकार के क्लेम करना क्या उनके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हुआ है? कम से कम रिजल्ट्स देख के तो ऐसा नहीं लगता। न्यूज एनालिसिस में ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा बॉर्डर से लगी हुई 10 सीटें हैं दिल्ली में, उनमें से 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। उसके सिवाय 14 सीट्स उत्तर प्रदेश बॉर्डर साइड की सीटें हैं जिनमें से बीजेपी 8 जीत रही है। 35 अच्छी पूर्वांचली पॉपुलेशन वाली सीटें हैं जिनमें से 24 बीजेपी जीत रही है। बहुत सारे कारण रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन क्यों हारी। उनमें से कुछ कारणों के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले तो बीजेपी को आइडियोलॉजिकली एक और देखा जाता है, उसके सिवाय कांग्रेस और आपको दूसरी ओर देखा जाता है, एक ही पाले में देखा जाता है। तो यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करती है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, बीजेपी पे भारी पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट वहां पे आपस में नहीं बढ़ता। पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई अलायंस नहीं था। हालांकि लोकसभा में उन्होंने अलायंस किया था, वहां पे उनकी बिल्कुल 0 सीट आई थी। तो इस चीज को लोग इस प्रकार से भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी इतनी पावरफुल है, लेकिन वो केस नहीं है। यदि ये पार्टीज इन स्टेट इलेक्शंस में अलायंस करती तो रिजल्ट कुछ सीटों पे तुम्हें अलग दिखता। और ये बस मैं तुम्हें रिजल्ट्स देख के बता रहा हूँ कि कई सीटें ऐसी है जहाँ पे कुछ 100 वोटों से बीजेपी जीत रही है, कहीं पे 1000 से जीत रही है, कहीं पे 500 से। और उनके अपोजिशन में अधिकतम वोट आम आदमी पार्टी को मिला है और थोड़ा वोट कांग्रेस को मिला है। वो कांग्रेस वाला यदि आम आदमी पार्टी को मिल जाता वोट तो वहां पे वो आम आदमी पार्टी जीत जाती, तो अलायंस सच में बेनिफिशियल होता और 5-7 सीटें तो अधिक ऊपर 100% आती। पर उस अलायंस के बाद भी क्या वो एक मेजोरिटी मार्क टच कर पाते, वो बात बिल्कुल अलग है। तो आप और कांग्रेस के बीच में अलायंस क्यों नहीं हुआ, उसका एक सिंपल रीजन है, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है दिल्ली में। तो कांग्रेस अब उस ऑब्सेशन में नहीं रह सकती कि हमें किसी भी हद तक जाके बीजेपी को हराना है, क्योंकि जिस हद तक उन्हें जाना पड़ेगा वो हद ये है कि उन्हें अपने आप को खुद को नष्ट करना पड़ेगा। और दिल्ली में केवल आम आदमी पार्टी ही मेजर पार्टी रहेगी। बीजेपी के अपोजिशन में उन्हें अपना खुद का कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी को परमानेंटली शिफ्ट करना होगा। कांग्रेस इस बार अच्छे से समझ रही थी कि ये उनके खुद की अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस का वोट शेयर हर इलेक्शन के बाद घटता जा रहा है। 2013 में उनका वोट शेयर था 24%, 2015 तक ये गिर के 9%
4% हो गया और 2020 में तो 4.26 ही बचा। तो कांग्रेस दिल्ली में खत्म होती जा रही थी, उनका वोट शेयर सारा आपकी ओर शिफ्ट होता जा रहा था। इसीलिए इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम राहुल गांधी हो या कांग्रेस के और लीडर हो, उनका नैरेटिव बिल्कुल क्लियर रहा है कि हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमें अपने आप को भी एक ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने रखना है, लोगों को समझ में आए कि कांग्रेस पार्टी भी एक ऑप्शन है। इसीलिए राहुल गांधी की इस प्रकार की तुम्हें एग्रेसिव स्पीच देखने को मिल रही थी, जहां पे वो आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है कि तुम कौन हो। बीजेपी एक और है, उसकी आइडियोलॉजिकल फाइट सीधा हम कांग्रेस के साथ है, हम वो ऑप्शन है जो बीजेपी को हरा सकते हैं। तुम हमारे बीच में आगे खंबे पे क्यों चढ़ रहे हो, ये राहुल गांधी के शब्द थे। तुम्हें समझना होगा कि आइडियोलॉजिकली वो वोटर्स जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे अपने अपने रीजन के कारण, रिलीजियस रीजन हो या फिर आइडियोलॉजिकल रीजन हो, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस से जब तंग आए तो इन्होंने आपको वोट देना शुरू कर दिया, और जब वो आपसे तंग आते हैं तो वो कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था कि इन आइडियोलॉजिकल वोटर्स के भीतर वो इमोशंस को इन्वोक करे, उन्हें बताए कि आप अब एक बढ़िया ऑप्शन नहीं बचा। तो यही वोटर्स अब धीरे धीरे आपसे कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और वही रिजल्ट दिख रहा है तुम्हें। कांग्रेस का 2020 के स्टेट इलेक्शन में जो 4% वोट था वो बढ़ के 6 से 6.5% हो चुका है। और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी कमजोर होती जाएगी, उनका वोट शेयर गिरता जाएगा, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता जाएगा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के हारने का दूसरा कारण यह है कि उनकी ब्रांड वैल्यू इस समय बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये पार्टी लिटरली एक रेवोल्यूशन से निकली थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट दुनिया की सबसे बड़ी मूवमेंट्स में से एक थी। इस मूवमेंट में लिटरली करोड़ों लोग इन्वॉल्व थे। वो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते थे। इस मूवमेंट से केजरीवाल निकला था जो एक हीरो के रूप में था, एक मसीहा के रूप में था। उसकी वो ईमानदार व्यक्ति वाली छवि थी जिसने मन मोहित कर लिया था दिल्ली की पॉपुलेशन को। पर वो दिल्ली के आम आदमी वाली या फिर कट्टर ईमानदार वाली छवि आज के दिन कहीं पे भी नहीं है। तुम्हें करप्शन केसेस दिखते हैं। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पे सभी लोग ये जेल जाके आ चुके हैं, इस समय बेल पे बाहर है। कई लोग अब भी जेल के भीतर हैं, सामान्य चीजों के लिए नहीं, करप्शन के लिए भी नहीं, बल्कि दंगों तक के लिए वो जेल के भीतर हैं। इसके ऊपर से खुद केजरीवाल पे स्कैम की एलिगेशंस है। वो लंबे समय तक जेल में रह के आया है, बेल पे बाहर रहा है, फिर जेल में गया है, फिर बाहर आया है। ऊपर से वो केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, वो तुम्हें देखने को मिलता है कि 45 करोड़ की वो रेनोवेशन करवाता है अपने घर पे, जहाँ पे करोड़ों रुपए के उसे पर्दे चाहिए, फर्श चाहिए, टॉयलेट सीट्स चाहिए। ये सब आम आदमी वाले खर्चे नहीं है। और यदि तुम ये सोच रहे हो सकता है दूसरे सीएमओ पे भी तो यही सब खर्चे होते हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि स्पेसिफिकली केजरीवाल ने इन्हीं खर्चों के बारे में कहा था कि ये तो करप्शन है, कि ये तो पब्लिक के पैसे को मिसयूज किया जाता है, इस प्रकार का खर्चा करना ही नहीं चाहिए। केजरीवाल शुरू से ही कहता आ रहा था कि वो कोई बंगला नहीं लेगा, बड़ा खर्चा कभी नहीं करेगा अपने घर के ऊपर। पर यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है अरविंद केजरीवाल का शीश महल। दूसरे सभी कारणों के ऊपर केजरीवाल को सबसे अधिक जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है वो है केजरीवाल की फ्रीबीज पॉलिटिक्स, जहाँ पे पब्लिक का पैसा जो इस गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, जिस पैसे का काम होता है डेवलपमेंट वर्क करवाना, स्टेट के भीतर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाना, ताकि स्टेट की हालत ये ना दिखे, ताकि वो बस्तियों की जैसी ना दिखे पूरी स्टेट। उस सारे पैसे का केजरीवाल द्वारा यूज किया जाता है फ्रीबीज बांटने में, यानी कि खुल्लम खुला सीधे पैसे बांटने में। ये वो सारे पैसे हैं जो जनता के बीच में ब्राइब के रूप में बांट दिए जाते हैं कि ये 1000 लो, ये 2000 लो, ये 3000 लो। और ये बिल्कुल सीधा सरल ब्राइब है जो सीधा पब्लिक को दिया जा रहा है वोट प्राप्त करने के लिए। अलग अलग कास्ट वोट बैंक्स, जेंडर वोट बैंक्स, रिलीजियस वोट बैंक्स को देख के अलग अलग फ्रीबीज इंट्रोड्यूस की जाती है, ताकि सभी लोगों को इक्वली अपीज किया जा सके। और यदि तुम सोच रहे हो कि केजरीवाल ऐसा तो है नहीं कि पहला व्यक्ति है जिसने फ्रीबीज इंट्रोड्यूस की, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। बल्कि कांग्रेस और बीजेपी खुल के क्लेम करते हैं कि इस प्रकार की फ्रीबीज पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी। बीजेपी खुल के बताती है कि मध्य प्रदेश में 15 साल पहले वो सब कुछ शुरू कर चुके थे, जहाँ पे लाडली बहन और इस प्रकार की योजनाएं उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी थी, जहाँ पे हजारों रुपए महिलाओं को या फिर लोगों को बांटने शुरू कर दिए थे उन्होंने। तो आज के दिन पब्लिक के भीतर फ्रीबीज की इतनी डिमांड है, वो इतना फ्रीबीज चाहते हैं कि पार्टियां खुद इसे अकॉम्प्लिशमेंट के रूप में देख रही है कि सबसे ज्यादा फ्रीबीज पहले हमने शुरू की थी और बाद में हम ही इनको आगे लेके जाएंगे और दिख बड़ा बनाएंगे। पर केजरीवाल को इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स का रिप्रेजेंटेटिव इसलिए देखा जाता है क्योंकि उस समय जब अधिकतम समय फ्रीबीज तुम्हें इस प्रकार की देखने को मिला करती थी कि हर इलेक्शन से पहले सरकारें कह देती कि किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे, इस प्रकार की फ्रीबीज जो कुछ ही मास स्केल पे तुम्हें देखने को मिलती थी। उन्हें देख के भी तुम्हें डर लगता था कि ये भी बजट को बिगाड़ सकती है स्टेट के। पर फिर भी फ्रीबीज पॉलिटिक्स का विशेष रूप से कोई चलन नहीं था। लेकिन फिर आती है यहाँ पे आम आदमी पार्टी, जो इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक्सट्रीम तक लेके जाती है। दूसरी पार्टीज को दिखाती है कि तुम्हारी स्टेट में तुम्हारी गवर्नमेंट का कितना भी बुरा गवर्नेंस हो, लेकिन फ्रीबीज यदि तुम भर भर के दे देते हो तो ये तुम्हें गारंटी मिल जाती है कि तुम उस स्टेट पे लगभग रूल कर सकते हो, तुम्हारी मेजोरिटी आएगी, तुम बड़े स्केल पे फ्रीबीज दे रहे हो। केजरीवाल खुद भी ये बात जानता है कि ये फ्रीबीज दिल्ली का कोई भला नहीं कर रही, दिल्ली के लोगों की कोई जीडीपी पर कैपिटा भी नहीं बढ़ा रही, सीधा उन्हें पैसे देके। वो खुद भी अच्छे से समझता है कि ये रेवड़ी आई है जो वो मुफ्त में लोगों के बीच में बांट रहा है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। ये लोग अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, इनके पास पैसा आ रहा है, ये उसका खाने कमाने का अपना प्रबंध कर रहे हैं। केजरीवाल इन्हीं लोगों को ये मुफ्त की फ्रीबीज दे रहा है जिन्हें आवश्यकता ही नहीं। केजरीवाल स्पष्ट बता तो रहा है, भाई अपने सूट सलवार ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, देखो ये सारी चीजें तुम्हें फ्री में मिलेंगी, बदले में बस मुझे वोट दे देना। वो इस प्रकार दिखा रहा है अपने खुद के वोटर्स को। ये बात वो स्पीचेस में कह रहा है घुमा फिरा के। मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा क्या करेगी पैसे का 2100 रुपए आएंगे? बोले जी देखो 1000 रुपए के 2 सूट खरीदूंगी।
और फिर 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी चांदनी चौक में। मैंने कहा कैसे जाएगी, कहता बस फ्री है। क्योंकि मैंने तुम्हें एक प्रकार से बताया है कि केजरीवाल फ्रीबीज पॉलिटिक्स का रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी यहाँ पे हार हुई है, तो ये मत मान लेना कि ये रिजल्ट कोई फ्रीबीज पॉलिटिक्स की हार है। ऐसा नहीं है, बल्कि बाकी सारी पार्टीज, कांग्रेस हो, यहाँ पे बीजेपी जो इस समय पावर में आ रही है, वो बीजेपी भी हो, उन सब पार्टीज ने भर भर के फ्रीबीज देने का दावा किया है, प्रॉमिस किया है। पार्टीज अब फ्रीबीज को एक बेसिक चीज के रूप में देख रही है कि डेवलपमेंट, वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब बाद में आता है। जनता हमसे क्या डिमांड कर रही है? जनता चाहती है कि हम उनकी जेब में सीधा पैसे डाल दे ब्राइब के रूप में, तो पार्टी सोचती है हम वही करेंगे, फ्रीबीज अलग अलग स्कीमों के नाम पे हम उन्हें देते रहेंगे। ये इन पार्टीज का शोर तरीका है सदा के लिए पावर में रहने का। केजरीवाल के केस में सोच के देखो, केजरीवाल के केस में बस ये हुआ कि फ्रीबीज एक समय पे जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट थी, अब वो इतना यूनिक नहीं रही। जब बाकी सारी पार्टीज भी उतनी ही फ्रीबीज दे रही है और विशेष रूप से अब वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा, तो अलग से पब्लिक के पास कोई विशेष कारण नहीं है आम आदमी पार्टी को वोट देने का, केजरीवाल को चुनने का। और भविष्य में भी आम आदमी पार्टी इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो उनका सारा वोट शेयर कांग्रेस के पास शिफ्ट हो जाएगा और दिल्ली के भीतर तुम्हें बीजेपी वर्सेस आप नहीं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखा करेगा। और यहीं पे मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, लेकिन इस वीडियो से कहीं जाना मत मित्रों। एक बार ये कंसीडर करो कि यदि तुम्हें इस चैनल का काम अच्छा लगता है, रीसेंट वीडियोस मेरी अच्छी लगती है, उनमें धीरे धीरे जैसे इंप्रूवमेंट आ रही है, वो सब कुछ तुम्हें देखना अच्छा लगता है और तुम चाहते हो कि मैं ये वर्क को कंटिन्यू करूं, तो तुम इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल के मेंबर बन के। इस वीडियो के नीचे भी एक ज्वाइन बटन है या मेन पेज पे भी ज्वाइन बटन है, वहां से तुम अलग अलग मेंबरशिप प्लान देख सकते हो, इनमें से कोई भी ले सकते हो। इससे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और मैं इस चैनल के काम को कंटिन्यू कर पाऊंगा। धन्यवाद।